आज फिर से देखने के लिए मुझे कुछ लोग आए थे। हमेशा की तरह मुझे पसंद भी कर गए थे, मगर मुझे विश्वास था कि इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। और जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मेरी दादी ने शाम को लड़के वाले को फोन करके माफी मांग ली थी। यह बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि आखिर मेरी दादी मेरी शादी क्यों नहीं होने देना चाहती थी। मुझे उनके प्यार पर कोई शक नहीं था, क्योंकि मेरी माँ के मरने के बाद एक दादी ही थी जिन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया था। वह मेरी दोस्त थी, मेरी माँ थी, वह सब कुछ थी मेरे लिए। मुझे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैं कभी भी दादी पर शक नहीं करना चाहती थी। इस सच्चाई के बावजूद कि मेरी सहेलियों ने मुझसे कह डाला था कि तुम अपने माँ बाप के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी, मगर तुम्हारी दादी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देगी, क्योंकि शायद उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। इस बड़ी दुनिया में तुम ही उनका एक अकेला सहारा हो। अगर वह तुम्हारी शादी कर देंगी तो फिर वह इस बड़ी दुनिया में अकेली हो जाएंगी, इसलिए वह तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती है। मैं अपने दोस्तों की बात सुनकर हंस देती थी और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सब समझ रही हो। मेरी दादी मेरी शादी किसी ऐरे गैरे से नहीं करना चाहती हैं। वह मेरे लिए कोई बहुत ही खास लड़का ढूंढना चाहती हैं। मैं हमेशा खुद से भी यही कहा करती थी, लेकिन जब दादी ने हर रिश्ते से इनकार कर दिया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। क्या मेरी सारी सहेलियां सही कहती थी? पापा शाम को घर आए तो उन्होंने दादी से पूछा कि आज जो लोग दीक्षा को देखने आए थे वह आपको कैसे लगे। पापा की बात सुनकर दादी कहने लगी थी, अरे दफा करो उन लोगों को, जाने कहां से उठ कर आ गए थे, बिल्कुल ही कंगाल लग रहे थे। मैं अपनी पोती का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं करूंगी। मैंने महसूस किया कि आज पापा को उनकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन पापा ने अपने शब्दों को कंट्रोल किया और कहा कि आप जानती हैं दीक्षा की उम्र 24 साल हो गई है, अभी तो उसके लिए रिश्ते आते हैं, 1-2 साल गुजर गया तो लड़के वाले हमारे घर आना छोड़ देंगे, फिर आप इसके लिए कहाँ से रिश्ते ढूंढोगी। दादी गुस्से से बोली, मैं अपनी दीक्षा की माँ नहीं हूँ, मगर मैंने उसे माँ जैसे ही पाला है। मैंने तुम्हें बता दिया ना कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं उसकी शादी वहाँ नहीं करूंगी जहाँ मेरा दिल नहीं मानेगा। मैं उसे तुम्हारी तजुर्बे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। पापा बोले, माँ अगर आपको उम्र भर कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आया तो फिर क्या होगा। दादी बड़े सुकून से बोली कि फिर क्या, मैं अपनी पोती को घर बिठा कर रखूंगी, उसकी 2 रोटियां मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे अपने साथ रख लूंगी। दादी की बात सुनकर मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरी सहेली की बात बिल्कुल ठीक थी। दादी मेरी शादी ही नहीं करना चाहती थी ताकि वह अकेली ना रह जाए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्या मैं उम्र भर यूं ही कुंवारी बैठी रहूंगी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में आ गई और आंखें बंद करके लेट गई। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। काश वह मुझे छोड़कर ना गई होती तो आज मुझे यह सब तो न सहना पड़ता। इस बात को 6 महीने गुजर चुके थे। दादी मेरे पास आई और कहने लगी, दीक्षा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैंने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं दादी, मुझे तैयार नहीं होना। आपको कौन से लड़के वाले पसंद आते ही है जो मैं बेकार में तैयार होकर बैठ जाऊं। मुझे पता है कि आपने इस बार भी मना ही कर देना है। मेरी बात सुनकर मेरी दादी मुस्कुराती हुई कहने लगी, हो सकता है यह लोग बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ और मेरी तरफ से दिल में कोई बुरी बात मत रखो। दादी की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। मुझे विश्वास था कि इस बार भी दादी मना कर देगी, मगर फिर भी दादी की खुशी की खातिर मैं तैयार होकर उन लोगों के सामने चली गई थी। आज मुझे देखने के लिए 2 औरतें और 2 मर्द आए थे। दोनों औरतें मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। कहने लगी कि हमें तो दीक्षा बहुत ही अच्छी लगी है। एक ने तो जल्दी से अपने पर्स से सोने के झुमके निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। मैं उस औरत की इतनी जल्दबाजी पर बौखलाकर रह गई थी। मैंने दादी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने मुझे वह झुमका रख लेने का इशारा किया था। मैं वह झुमका लेकर किचन में आ गई थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। क्या दादी ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया था? मेरी खुशी तेज हो चुकी थी। मुझे खुशी तो हो रही थी, मगर मैं दादी पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह किसी भी पल अपना फैसला बदल सकती थी। वह लोग वापस जा चुके थे। पापा जब शाम के वक्त घर आए तो दादी ने उन्हें गले से लगा लिया और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, मैंने दीक्षा के लिए लड़का पसंद कर लिया है। पापा ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा था, फिर कहने लगे, अच्छा माँ, यह तो बताइए कि उन लोगों में ऐसी क्या बात थी जो आपको वह बात भा गई। दादी कहने लगी, वह लोग हमारे शहर के बहुत बड़े अमीर हैं। पापा के चेहरे की रंगत बदल गई थी। उनकी आंखों में मैंने बेचैनी देखी थी। वह कहने लगे, माँ,
मगर दादी ने पापा के मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मुझे 100% विश्वास था कि एक दिन मेरी बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, और देख लो मेरी बात सही साबित हुई। पापा ने ना में सर हिला दिया और बोले, नहीं माँ, मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी वहाँ पर नहीं करूँगा। हमारा कोई जोड़ नहीं बनता उन लोगों के साथ, और ऐसे रिश्ते में हमेशा औरत को ही सब कुछ सहना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी को इतने नाजों से इसलिए नहीं पाला है कि वह लोगों की बात सुनती रहे। दादी कहने लगी, बस बस बेटा, अब तुम चुप रहो। मैंने दीक्षा का रिश्ता तय कर दिया है। बस मैंने उसे माँ बनकर पाला है, तो मेरा इतना तो हक बनता है ना। पापा चुप कर गए थे, मगर उनके चेहरे से मैंने महसूस किया था कि वह खुश नहीं थे। मैं भी यह सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या दादी ने मेरा रिश्ता सिर्फ इसलिए तय कर दिया कि वह लोग अमीर थे। मेरी दादी तो बहुत ही संतोषजनक थी, हमेशा गरीबी में जिंदगी बसर की, मगर मुंह पर कभी शिकवा नहीं आया। सारी जिंदगी भगवान का धन्यवाद किया था, लेकिन मेरे लिए जितने भी मिडिल क्लास के रिश्ते आए, दादी ने सबको ठुकरा दिया था। आज मेरे लिए बड़े ऊंचे घराने से रिश्ता आया था, तो उन्होंने फौरन ही हाँ कह दी थी। रात के समय पापा मेरे कमरे में आए थे और मुझसे कहने लगे, दीक्षा, तुम्हारी दादी ने जो तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद किया है, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। मैं बोली, पापा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि वह लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है। बस दादी ने हाँ कह दिया है। मुझे शादी आप दोनों की मर्जी से ही तो करनी है। आप जहाँ कहेंगे मैं सर झुका दूंगी। पापा मुस्कुराने लगे थे। वह कहने लगे, मैं इस रिश्ते पर नाराज नहीं हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने से आया है। मैं तो सारी उम्र भी मेहनत करता रहूंगा तो भी उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकता, और ना ही उनकी हैसियत के अनुसार दहेज दे सकता हूँ। उन लोगों का पूरे शहर में एक नाम है, एक रुतबा है। मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें उम्र भर उन लोगों के ताने ना सुनना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हम जैसे ही लोगों में हो। मैं कंधे उचका दी और बोली, पापा, यह बातें तो आप दादी के साथ डिस्कस करें। मैंने पहले ही कह दिया है कि आप दोनों मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूंगी। पापा मेरे सर पर हाथ फेरकर कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे नहीं मालूम था कि दादी और पापा में क्या बात हुई थी और क्या नहीं, लेकिन पापा इस रिश्ते के लिए मान गए थे। लड़के वाले दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेंगे, और शादी भी बहुत ही सादगी से करना चाहते थे। पापा को इन बातों ने भी बहुत परेशान कर रखा था, मगर उन्होंने दादी की जिद के आगे हार मान ली थी। मेरी बारात आ गई थी। विदाई के समय दादी मेरे पास आकर मेरे कान में बोली, तुम बहुत बड़ी हवेली की बहू बनकर जा रही हो, थोड़ा होशियार रहना। तुम्हें जो पैसे और जेवर मिलेंगे उन्हें संभाल कर रखती जाना, और फिर जब तुम हमसे मिलने आया करोगी तो सारे पैसे और जेवर वगैरह ले आया करना और मुझे दे दिया करना। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा था। क्या दादी इतनी ज्यादा लालची बन गई थी? वह मुझसे पैसों की मांग कर रही थी। क्या पता उन्होंने मेरी शादी भी अमीर लोगों में अपने लालच की खातिर ही करवाई हो। मैं हवेली में रुखसत होकर आ गई थी। मुझे इस बात की भी फिक्र थी कि ना जाने मेरा पति कैसा होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी और फिर एक लड़का अंदर दाखिल हो गया था। वह बेड पर मेरे पास आकर बैठ गया था और मुस्कुराकर कहने लगा, कैसी हो दीक्षा? शादी तुम्हें बहुत मुबारक हो। मैंने नजर उठाकर अपने पति की तरफ देखा था और पहली नजर में वह मुझे बहुत पसंद आया था। वह बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। मेरा पति मयंक बहुत ही धीरे धीरे बातें कर रहा था। उसके बात करने के अंदाज में चाशनी घुली हुई थी। मन कर रहा था कि वह बोलते रहे और मैं सुनती रहूं। मैंने भगवान को धन्यवाद किया, क्योंकि वह और अमीरों जैसा नहीं था, जिनकी नाक पर हमेशा गुस्सा और जिनके नेचर में हमेशा घमंड भरा रहता है। मैंने तो सुन रखा था कि अमीर लोग बहुत ही सख्त मिजाज होते हैं। मयंक कहने लगा, दीक्षा, हमारी हवेली में तुम्हें तरह तरह के चैलेंज का सामना करना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा जीवन साथी एक अच्छा इंसान था। अगली सुबह मैं बन ठन कर कमरे से बाहर आई थी। घर लोगों से भरा पड़ा था। मुझे जो भी देखता सोना चांदी हाथों में थमा देता। मैंने मयंक से इस बारे में पूछा तो कहने लगा, यह हमारा रिवाज है। नई नवेली दुल्हन को हर कोई मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैं सारे जेवरात अपने पास में रखती जा रही थी। तब मुझे दादी की बात याद आती थी। वह गहने मुझे उनको देने थे। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि मैं यह सारी चीजें उन्हें कैसे दे सकती हूँ। अगर मयंक या उसके घर वाले ने जेवरात के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं सोच में खोई हुई थी जब एक अधेड़ उम्र की नौकरानी मेरे तरफ बढ़ी थी।
उसने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, मेम साहब मैं आपको क्या तोहफा दूं? मैं मुस्कुराकर बोली, आप मुझे अच्छी किस्मत होने का आशीर्वाद दो। उसने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। तभी घर की और नौकरानी भी आ गई थी। सबकी सब एक लाइन में खड़ी हो गई थी। एक एक आगे बढ़ती और मुझे अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दे देती। मैंने अपनी सास की तरफ देखा था। मुझे घर की नौकरानी से कुछ लेना चाहिए था या नहीं। मेरी सास ने मुझे भेंट लेने का इशारा कर दिया। जब वह चली गई तो मेरी सास मेरे पास आई और बोली, भेंट हमेशा स्वीकार कर लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भेंट में क्या है और कौन दे रहा है। तुमने यह भेंट लेकर बहुत अच्छा किया। इस तरह उनका दिल भी बड़ा हो गया होगा कि घर की मालकिन ने हमारी भेंट स्वीकार कर ली है। सास की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी सास बाहर निकल गई तो सबसे पहले आने वाली नौकरानी मेरे पास आकर बोली, मेम साहब मेरा नाम इमरती है। मैं आज तो आपको कुछ भी नहीं दे पाई, लेकिन आप मेरा नाम याद कर लें। मैं आपको एक बहुत ही खास तोहफा दूंगी। एक दिन इमरती सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई और बोली, मेम साहब अगर आपकी सास या आपके पति आपसे कहे कि आओ मैं तुम्हें हवेली का तहखाना दिखा दूं, तो उनकी बात हरगिज मत मानना। उनके साथ जाने की गलती मत करना। मैंने सवालिया नजरों से इमरती की तरफ देखा था, मगर वह मेरे सवालों से बचने के लिए जल्दी से बाहर निकल गई, जबकि मैं तो हक्का बक्का रह गई थी कि वह आखिर ऐसा क्यों कह रही है। मेरे दिल में हर वक्त यह सवाल उठ रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं इमरती से पूछकर ही रहूंगी कि उसने आखिर ऐसा क्यों कहा था। थोड़ी देर बाद ही कमरे में मेरा पति आ गया था। बोला, तुम इतनी परेशान सी क्यों बैठी हो? मैंने नामे सर हिला दिया और बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मैंक को पता चले कि मुझसे इमरती ने ऐसी कोई बात की है। खैर मैं सारा दिन इमरती से बात करने का मौका तलाशती रही, मगर वह मुझे कहीं नहीं मिली थी। कभी किचन में दूसरे नौकरों के साथ मिलकर काम कर रही होती, तो कभी बाहर हॉल में घर के मालिकों के सामने सफाई वगैरह कर रही होती थी। रात को 11 बजे तक मैंने मौका तलाश करने की कोशिश की थी, मगर जब नाकामी हासिल हुई तो सोने के लिए मैं अपने कमरे में चली गई थी। मैंने यह इरादा कर लिया था कि सुबह मैं बहाने से इमरती को अपने कमरे में बुलाऊंगी और उससे पूछूंगी कि उसने मुझसे यह सब क्यों कहा था। सुबह जब मैं और मैंक नाश्ते के लिए कमरे से निकले तो इमरती हॉल में ही खड़ी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, इमरती तू मेरे कमरे की सफाई करने आ जाना। मैं नाश्ते से फ्री हो जाऊं तो फिर तुमसे कमरे की अच्छे से सफाई करवाऊंगी। उसने हाँ में सर हिला दिया था। हम सब ने बहुत ही अच्छे माहौल में नाश्ता किया था। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास बोली, दीक्षा टेबल पर जितने भी बर्तन पड़े हैं सबके सब उठाकर किचन में रख दो। मैंने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा था। वह कहने लगी, इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने तुमसे यह तो नहीं कह दिया ना कि बर्तन धोकर भी रख देना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हें खुद को अच्छी बहू भी तो साबित करना है। मयंक जल्दी से कहने लगा, मम्मी मैंने दूसरी भाभियों को तो घर के काम करते हुए नहीं देखा, फिर मेरी पत्नी क्यों घर के काम करे? मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी। कहने लगी, तुम्हारी भाभियां बहुत ही अच्छे घरों से आई है, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी पत्नी का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसी लड़कियों को काम करने की आदत होती है, काम ना करे तो बोर हो जाती है और फिर अपनी मौज मस्ती के लिए घर में फूट डलवा देती है। मुझे अपनी सास की बात पर हैरानी हो रही थी। मुझे उनसे ऐसी बातों की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सब घर वालों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था। मैंने मुश्किल से अपने आंसू रोके थे और टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रखने चली गई थी। मैं इस काम से फ्री हुई तो अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद ही वहां पर इमरती भी आ गई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वह लिफाफा मुझे थमा दिया और बोली, बेटी मैंने आपसे कहा था ना कि आपके मुंह दिखाई का तोहफा जरूर दूंगी। यह रहा मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अभी मैं उस लिफाफे को देख ही रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी सास बहुत ही अजीब से अंदाज में मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। जब मेरी सास ने मेरे हाथ में इमरती का दिया हुआ लिफाफा देखा तो वह डर के मारे चीख पड़ी और वह लिफाफा लेकर बोली, यह पैसे मैं गरीबों में दे दूंगी। फिर इमरती की तरफ देखकर बोली, इस लिफाफे में पैसे ही है ना? इमरती बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी सास ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अगले दिन से वह नौकरानी गायब हो गई। दूसरे दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि इमरती कुछ दिन की छुट्टी पर अपने गांव गई हुई है, इसलिए तब तक उसकी सारी ड्यूटी मेरी बहू संभालेगी। मैं हैरत भरी नजरों से अपनी सास की तरफ देख रही थी और दिल में सोचा कि इमरती को क्या अभी जाना था अपने गांव? मुझ पर घर के इतने सारे काम आ गए थे। मैं अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। घर की दूसरी बहुएं तो उठकर पानी तक नहीं पीती थी।
जबकि मुझे नौकरों के साथ किचन में काम करना पड़ता था। हवेली में बहुत सारे लोग थे तो काम भी बहुत होता था और इतना काम करने की मुझे आदत भी नहीं थी। दादी ने मुझे राजकुमारी बनाकर रखा हुआ था। अब मुझे दादी से भी बहुत शिकायत थी। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। कुछ देर में मैंक कमरे में आ गया था। वो मेरा उदास चेहरा देखकर खुद भी उदास हो गया था और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम पर बहुत ज्यादा काम का बोझ आ गया है और तुम खुश नहीं हो। मैंने मम्मी से बात की है, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बहू को इस घर की रानी बनाकर रखूंगी। बस मुझे कुछ दिन उसकी आजमाइश करने दो। दीक्षा, वह तुम्हारे साथ इस तरह का सुलूक ज्यादा दिन तक नहीं करेंगी। वह ऐसा जानबूझकर कर रही है ताकि देख सके कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो। मैं मैंक की इन बातों पर यकीन तो नहीं कर पाई थी, मगर फिर भी उसकी तसल्ली के लिए मुस्कुरा दी थी। यूं ही घर के कामों में लगे लगे 1 महीने गुजर चुके थे। एक दिन मैंक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शीशे के सामने खड़ा कर दिया था और बोला, देखो, क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? यह तो वह नहीं जिससे मैंने शादी की थी। ये बिखरे हुए बाल, आंखों के आसपास काले घेरे, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है? मैंने कहा, मैंक, मुझ पर मेरी हिम्मत से ज्यादा बोझ डाल दिया गया है, तो मैं क्या करूं? मैंक बोला, आज तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। आज तुम्हारा सारा समय सिर्फ मेरा होगा। मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा। मैंने कहा, क्या तुम्हें इस चीज की अनुमति मिल जाएगी? मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं हैरान रह गई। मैंक सच में मुझे अपने साथ ले गया था। उसने मुझे एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था, फिर मुझे शॉपिंग के लिए भी ले गया था। मैं कपड़े खरीदने के लिए एक मॉल में गई तो मैंक बोला कि तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं कपड़े देख ही रही थी कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बुलाया था। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी क्योंकि सामने मेरी नौकरानी इमरती खड़ी थी। वह मुझसे बोली, किसी भी तरह वह लिफाफा खोलकर देख लेना तो तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहकर वहां से वह गायब हो गई थी। मैं हक्का बक्का सी बैठी रह गई थी। इमरती तो इसी शहर में थी। फिर मेरी सास ने झूठ क्यों बोला था कि वो अपने गांव गई है? फिर इमरती बार बार मुझे यह क्यों बताती थी कि मेरी जान को खतरा है? जरूर हालात बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं वह लिफाफा हर हाल में ढूंढ कर रहूंगी और उसे देखकर ही रहूंगी। जैसे ही मैंक आइसक्रीम लेकर आया, मैंने उसे घर चलने को कहा। वह हैरान हुआ और बोला, पहले कपड़े खरीद लो, फिर चले जाएंगे। लेकिन मैंने ना में सर हिला दिया और बोली, मुझे अभी घर जाना है, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मैंक कुछ परेशान तो हुआ था, मगर उसने मेरी बात मान ली थी। मैं वापस घर आई। सफाई करने के बहाने मैंने पूरा घर छान मारा था। मेरे शरीर का जोर जोर दुख गया था। थकान से मैं थककर चूर हो चुकी थी, मगर हिम्मत नहीं हारी थी। और फिर आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद मुझे मेरी सास के बेड के गद्दे के नीचे से लिफाफा मिल गया था। मैं उस लिफाफे को छुपाकर अपने कमरे में आ गई थी। अंदर से गेट बंद करके मैंने जैसे ही लिफाफा खोला तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे अंदर से हिलाकर रख दी थी। उस लिफाफे में कुछ तस्वीर थी जो मेरे पापा और नौकरानी इमरती की शादी की तस्वीर थी। उसे देखकर मैं दंग रह गई थी। क्या इमरती मेरी माँ थी? फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया था कि मेरी माँ की मौत हो चुकी थी? मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें देखना शुरू कर दी थी। उसमें इमरती और मेरे पापा की शादी के कुछ पेपर्स थे, जिनमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पापा की शादी इमरती से ही हुई थी। लेकिन एक लाइन पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जहाँ पर इमरती के पापा का नाम लिखा हुआ था राम सेठ ठाकुर। राम सेठ ठाकुर तो मैंक के दादाजी का नाम था। तो क्या इमरती मैंक की बुआ थी? अगर इमरती मैंक की बुआ थी और इमरती मेरी माँ थी, तो इसका साफ मतलब था कि मेरा पति मैंक मेरे मामा का लड़का था। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। अभी मेरे होश ठिकाने भी नहीं आए थे कि तभी मैंक अंदर कमरे में दाखिल हुआ। मुझे इस कदर हक्का बक्का बैठे देखकर वह भी परेशान हो गया। जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, क्या बात है दीक्षा? मैंने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें सच्चाई नहीं पता थी कि तुम मेरे मामा के बेटे हो? जिस पर मैंक हैरानी से मेरी ओर देखने लगा था और बोला, दीक्षा, यह तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने सारी कागजात मैंक की तरफ उछाल दी। सारे पेपर्स देखने के बाद मैंक की आंखें फटी की फटी रह गई थी। थोड़ी देर बाद हम दोनों के होश ठिकाने आए थे। मैंक ने मुझे समझाया, दीक्षा, तुम परेशान मत हो, मैं सारी सच्चाई जानकर रहूंगा। सच्चाई जानने से पहले हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। मैंक ने मुझे बहुत देर तक समझाया था। मैंक के समझाने पर मैं मान गई थी। मुझे तसल्ली हो गई थी कि मैंक मेरे साथ था। शाम के लगभग 6 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई।
मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी थी। कहने लगी, बहू चलो तुम्हें इस हवेली का तहखाना भी दिखा दूं। मेरे दिमाग में अचानक खतरे की घंटियां बजने लगी थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आप चलो मैं अभी आती हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और मैंक को मैसेज कर दिया कि आपकी माँ मुझे तहखाना दिखाने ले जा रही हैं। अगर मैं गुम हो गई तो आप मुझे तहखाना में जाकर ढूंढना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मैं मैंक को मैसेज करके जल्दी से बाहर निकल गई थी। मेरी सास मुझे नीचे तहखाना में ले गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास ने मुझे एक कमरे की तरफ धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। कमरे में कोई बल्ब वगैरह भी नहीं था। मैं डर के मारे थर-थर कांप रही थी। यूं ही समय गुजरता जा रहा था, यहाँ तक कि धीरे-धीरे अंधेरा और भी गहराता जा रहा था। बहुत देर बाद किसी ने दरवाजे को खोल दिया। मैंने देखा तो सामने मैंक खड़ा था। मेरी जान में जान आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ हवेली में ले गया। हॉल में सब लोग जमा थे। मैंक बोला, माँ मेरी पत्नी नीचे तहखाना में बंद थी, उसको वहाँ किसने बंद किया था? आप तो कह रही थी कि दीक्षा घर से भाग गई है अपने आशिक के साथ। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था मुझसे? मैंक की बात सुनकर मेरी सास बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वह बोली, यह भागने ही वाली थी, मुझे इसके प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था, तो मैंने बदनामी के डर से इसे तहखाने में बंद कर दिया था। अपनी माँ की बात सुनकर मैंक गुस्से से बोला, ये सब झूठ है। तभी मेरे ससुर आगे बढ़े और बोलने लगे, ऐसा करने के लिए मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि जाकर दीक्षा को तहखाने में बंद कर दो। आज मैं तुमको इसकी वजह भी बता ही देता हूँ कि हम दीक्षा की जान क्यों लेना चाहते हैं। यह लड़की दीक्षा इमरती की बेटी है, लेकिन इमरती हमारी सगी बहन नहीं थी, मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। इमरती के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो पापा इमरती को अपने साथ ले आए थे। हम 4 भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी। इमरती को पाकर हम भी खुश हो गए थे, लेकिन उस समय हमें इमरती से नफरत हो गई जब पापा ने जायदाद का एक बड़ा हिस्सा इमरती के नाम कर दिया। हम चारों भाई नहीं चाहते थे कि हमारी जायदाद घर से बाहर जाए। फिर धीरे धीरे हम चारों भाई इमरती से नफरत करने लगे। फिर इमरती ने सोने पर सुहागा किया कि उसने घर के नौकर से भागकर शादी कर ली। इसके बाद ही पापा ने इमरती के नाम की दौलत वापस हमारे नाम पर नहीं की। कहने लगे कि इमरती की जिंदगी है, वह जिसके साथ चाहे रहे शादी कर सकती है। हम चारों भाई खून का घूंट पीकर रह गए थे। पापा के मरने के बाद हमने इमरती की तलाश जारी की। कुछ समय बाद हमें इमरती मिल गई। इमरती के पति के गैर मौजूदगी में हम उसके घर पहुंचे थे और फिर इमरती के पति को बताए बगैर ही हम इमरती को जबरदस्ती अपने घर ले आए और उसे अपनी हवेली में नौकरानी बना दिया। बाद में पता चला कि इमरती की एक बेटी भी है और इमरती ने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम पर कर दी है। उसने अपनी वसीयत में पहले ही लिखा था कि जब तक मेरी बेटी 26 साल की नहीं हो जाती, तब तक वह जायदाद किसी के नाम पर नहीं आ सकती है। जब इमरती की बेटी 26 साल की हो जाती है तो वह खुद अपनी मर्जी से जायदाद किसी के नाम पर कर देगी, या फिर जब वह 26 साल की हो जाती है और उसकी अचानक मौत हो जाती है तो उस कंडीशन में जायदाद इमरती के नाम पर आ जाएगी और फिर हम इमरती से जबरदस्ती जायदाद अपने नाम पर करवा लेंगे। हमने इमरती की बेटी का पता लगाया और इसलिए तुम्हारी शादी इमरती की बेटी के साथ कर दी। आज दीक्षा 26 साल की हो चुकी है और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे चाचा चाची के साथ मिलकर ही प्लान बनाया था कि आज दीक्षा को तहखाने में बंद कर दे। वह घुट-घुट कर मर जाएगी और फिर सारी जायदाद इमरती के नाम पर आ जाने के बाद हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन हमें डर था कि कहीं इमरती अपनी बेटी को सारी सच्चाई बता न दे, इसलिए इमरती को इस हवेली से निकालकर दूसरी हवेली में भिजवा दिया और आज दीक्षा को तहखाने में डलवा दिया था। अपने ससुर के मुंह से यह बातें सुनकर मैं अंदर से कांप गई थी, जबकि मैंक गुस्से से बोला, शर्म आती है मुझे आप लोगों को अपना माँ बाप कहते हुए। आप लोग जायदाद के लालच में इस कदर अंधे हो गए हैं कि आपने तो रिश्ते को दांव पर ही लगा दिया। भले ही इमरती आपकी सगी बहन नहीं थी, बल्कि दादाजी ने उसे सगी बेटी बनकर पाला था। कम से कम उस रिश्ते का ही लिहाज कर लेते। आज से मैं आप लोगों से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म करता हूँ। ये कहते हुए मैंक ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरी हवेली जाकर मेरी माँ को साथ लिया और फिर हम सब अपने घर आ गए थे। मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। तब दादी बोली, समझ में आया कि मैं तुम्हारी बेटी के हर रिश्ते से इनकार क्यों करती थी, क्योंकि मुझे अपनी बहू को बचाना था और यह काम मेरी दीक्षा ही कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि इमरती ने सारी जायदाद दीक्षा के नाम पर कर दी है और एक दिन इमरती के भाई इमरती को ढूंढते हुए जरूर आएंगे।
वह इमरती को तो लेकर चले गए थे और इमरती को उन्होंने कैद कर लिया था। मुझे विश्वास था कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि सारी जायदाद दीक्षा के नाम पर है तो वह कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि वह जायदाद उनके नाम पर चली जाए। और मैं उनके उठाए जाने वाले कदम का इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं दीक्षा की शादी नहीं करवाना चाहती थी। और फिर वह खुद ही दीक्षा का रिश्ता लेकर आ गए। मैं जानती थी यह शादी सिर्फ दिखावा है, वह सिर्फ दीक्षा से जायदाद लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने दिल पर पत्थर रखकर दीक्षा की शादी मयंक से करा दी। भगवान ने जो किया अच्छा ही किया था। मयंक ने अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म कर लिया है और हम सब एक साथ खुशी से रहते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब